अब टॉपिक 3 में हम लोग आते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो ये देखिए, मैंने चार्ज कितना ले लिया, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम में चेंज कर लिया है। 2L 3 सेंटीमीटर दिया था, मीटर में चेंज। सारे न्यूमेरिकल्स हम केस क्वांटिटी में ही लगाएंगे। अब डायपोल मोमेंट का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। Q इंटू 2L यानी 2QL पड़ा था, Q की वैल्यू रख दी, 2L की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी मात्रक इसका क्या होता है? कूलाम मीटर। और आपका आंसर निकल के ये B वाला आ गया 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रवेश करता है। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, वैसे ये आर्टिकल जो है आगे 1-2 चैप्टर बाद आएगा। उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है। क्यों होता है उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लें ये आपकी है पैरेलल लाइंस और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायरेक्शन जानते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में या वैद्युत क्षेत्र में, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्लस चार्ज की तरफ क्या होगा इसका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, जिसके कारण ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ में जाता है, जिसको प्रूव भी आगे चल के एक चैप्टर में करेंगे। क्लियर? अब आते हैं 5th क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल मोमेंट P इज, ये तो मैंने उसमें फार्मूला भी प्रूव कराया था, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर? अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। पहला, इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, थोड़ा सा गलत लिखा है। ये क्वेश्चन का मतलब ये कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या सेंट्रल फोर्स हो सकता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी सेंट्रल फोर्स नहीं हो सकता। सेंट्रल फोर्स का मतलब केंद्रीय बल, जो केंद्र पर कार्य करते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज के कारण होते हैं। सेंट्रल फोर्स का कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज के कारण हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स नहीं हो सकते। नंबर 5, हाउ द वेट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जो है चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से बैलेंस हो सकता है। अब जरा उसको देखें आप लोग, उसको मैं समझाता हूं चार्ज पार्टिकल कैसे बैलेंस हो सकता है। मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर? और ये एक इलेक्ट्रॉन में ले आया। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स कार्य करेगा, ऊपर भी मैंने दिखाया था किधर की ओर कार्य करेगा, ऊपर की ओर। इस इलेक्ट्रॉन का वेट किधर की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर। क्लियर? अगर ये F जो है mg के बराबर हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी F इज इक्वल टू mg, जहां F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और mg क्या है, जो भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। क्लियर? तो F इज इक्वल टू mg। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नंबर 8, टेल द नेचर ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का नेचर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंट ऑफ फोर्स का नेचर क्या होता है? मोमेंट के कारण अगर कोई
भी ऑब्जेक्ट या डाइपोल अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, अगर किसी वस्तु को घड़ी की दिशा में घुमाता है तो उसका मान निगेटिव लिया जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है तो उसका मान पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है आपका 10। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने देखिए ऊपर भी लाइन बनाई है, अगर एक जैसा वैद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है 11th नंबर। इन विच डायरेक्शन ए इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर की ओर उस पर अप्लाई होगा। तो अभी मैंने इस पर बना के दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है वो सदैव क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस दिशा में क्षेत्र होता है उस दिशा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर सदैव फोर्स कार्य करेगा। क्लियर? अगला आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वैद्युत क्षेत्र में सदैव क्षेत्र की ही दिशा में ठहरता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हाट विल बी द डाइपोल पुट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो है किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 13। देखिए, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे हमने एक रखा है डाइपोल। अब मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था इस पे बल जो है प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा क्यू ई, और इस पर कितना लगता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी क्यू ई। अगर क्षेत्र एक जैसा है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अगर क्षेत्र अलग अलग है, वेरी कर रहा है, तो ये बल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। अब एक दूसरे के विपरीत होने के कारण प्रभाव तो कम करेंगे। अब इस डाइपोल का होगा क्या? ये डाइपोल उस तरफ को मूव करेगा जो बल ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो इधर मूव कर जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो इधर। यानी रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का जो होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अपना मूवमेंट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शॉर्ट वालों का लास्ट आता है, वेरी शॉर्ट का। द नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए सुधार के लिखा गया है, कुछ शायद गड़बड़ था। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बतानी है। कब? इज कांस्टेंट, कह रहा है ये कांस्टेंट होती है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको जो है क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर? अब कैसे? ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ये रखा हुआ है, पी की दिशा मैंने ये बताई ये होती है, फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया। अब पी की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसी तरह से ये घूम करके क्यू इसके अपोजिट में यहां आएगा तो माइनस क्यू आएगा कहां? इधर। फिर इसकी दिशा बदल जाएगी। क्लियर? अर्थात
इस पर जो है आपका जो है क्या कहते हैं, आपसे जो पूछा गया है वैल्यू ऑफ मोमेंट, यानी कि मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि मोमेंट जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, चार्ज के ऊपर और क्षेत्र के ऊपर। अगर चार्ज और क्षेत्र एक जैसा है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स भी टाइप 3 के आते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आते हैं 3rd। क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं इतना, जो कि डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने कितने चार्ज हैं, इसको जरा मैं बना भी लूं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पॉइंट चार्ज हैं। एक है -5 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा है +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये देखिए क्या बनाएंगे, ये डाइपोल, क्योंकि दोनों अपोजिट और इक्वल चार्ज हैं। खैर चलिए, हाँ, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। कह रहा है इनको मिलाने वाली लाइन के किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। चलिए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वो पॉइंट ए बी के मिड में होगा कि बाहर होगा। मान लिया हमने ए बी के मिड में ये है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, चार्ज से दूर की ओर, E1। निगेटिव चार्ज के कारण भी चार्ज की ओर, इसके कारण ये हो गई E2। डायरेक्शन में पढ़ा चुका हूं। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्थिति में 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ए बी के भीतर कहीं भी नहीं होगी। ए बी के बाहर एक बिंदु मैं ये ले रहा हूं C। मान लिया यहां पर ये 0 है, B से इसकी दूरी मान ली R। ये बिंदु आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मान आएगा वो अपने आप बता देगा कि किस तरफ को होगी। क्लियर। देखिए, तो अब हमने ये मान लिया कि C पर इंटेंसिटी जो है 0 है। जरा फिर से डायरेक्शन लगाएं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई E1। अब इस E1 की हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ Q, 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब माइनस चार्ज के कारण C बिंदु पर अंदर की ओर, अब C पर इंटेंसिटी आप देख रहे हैं 0 हो सकती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। E2 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ये वाला होगा लेकिन चिन्ह जो है केवल डायरेक्शन के लिए है, 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये 1 है, ये R है, तो 1 प्लस R का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब C पे इंटेंसिटी 0 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर, और E2 की 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 प्लस R का होल स्क्वायर। ऊपर की ये क्वांटिटी देखिए सारी कट रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे, अंडर रूट लेंगे,
तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लें, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो ये बेकार है, कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। तो 1 प्लस आर बराबर, अब माइनस चिन्ह ले लें, ठीक है। अब ये आर उधर चला गया, -2r इज इक्वल टू कितना बचा 1, तो r इज इक्वल टू -1/2 क्या मीटर। अब ये माइनस में क्यों आई? माइनस में ये इसलिए आई है क्योंकि ये बता रहा है कि सी बिंदु बी बिंदु की तरफ नहीं होगा, बल्कि सी बिंदु इधर कहीं होगा, डिस्टेंस ए से इतनी होगी। क्लियर? 1/2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। आंसर में कुछ गड़बड़ी है। क्लियर?